मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय छात्रों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बाद अब हम इस व्याख्यान में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की समालोचना पर चर्चा करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। आइए व्याख्यान को सुनते हैं। स्लाइड फर्स्ट। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की समालोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। सामाजिक चिंतन में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद भी बहुत से विद्वान इस सिद्धांत के अनेक पक्षों से सहमत नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि कुछ प्रमुख आलोचनाओं के संदर्भ में मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का मूल्यांकन किया जाए। नंबर 1, वर्तमान समाजों में अनुपयुक्त। मिल्स का कथन है कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वर्गों के ध्रुवीकरण, दरिद्रीकरण तथा श्रमिकों में अलगाव जैसी विशेषताओं को पूंजीवादी व्यवस्था का आवश्यक परिणाम माना है। यदि हम आज के पूंजीवादी समाजों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि इन समाजों में इन दशाओं का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी तथा जापान में पूंजीवादी व्यवस्था के बाद भी न तो वर्गों का ध्रुवीकरण हुआ है और न ही श्रमिकों की गरीबी बढ़ी है। इन देशों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही उद्योगों में काम के प्रति उनका लगाव बढ़ा है। कारखानों के प्रबंध में जैसे जैसे श्रमिकों की भागीदारी बढ़ती जा रही है तथा श्रम कल्याण के प्रयत्नों में वृद्धि होती जा रही है, उत्पादन के ढांचे में श्रमिकों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, सिद्धांत अति सरलीकरण का दोषी। पॉपर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि मार्क्स ने पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग या दूसरे शब्दों में धनी और निर्धन वर्ग के भेद को ही समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का कारण मान लिया। वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की जितनी सरल व्याख्या प्रस्तुत की है, उसके आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष तथा परिवर्तन को समझ सकना संभव नहीं है। मध्यम वर्ग की पूर्ण अवहेलना। मार्क्स ने समाज के संपूर्ण इतिहास को दो वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष के आधार पर ही स्पष्ट किया है। पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में मार्क्स का दो वर्गों में विभाजित होना एक काल्पनिक चिंतन है। इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के तुरंत बाद समाज में एक तीसरे वर्ग का भी उदय हुआ, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। सभी बुद्धिजीवी, व्यवसायी, व्यापारी, प्रबंधक तथा टेक्नीशियन इस मध्यम वर्ग के ही सदस्य होते हैं। सच तो यह है कि सामाजिक संरचना को एक विशेष रूप देने तथा उसमें परिवर्तन लाने के लिए इस वर्ग की भूमिका सबसे अधिक निर्णायक होती है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में इस वर्ग की पूर्ण अवहेलना करके अपने सिद्धांत को अपूर्ण और एक पक्षीय बना दिया। 4 नंबर पे है सहयोग के तत्व की उपेक्षा। सहयोग के तत्व की उपेक्षा। मार्क्स के सिद्धांत से ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष के बिना सामाजिक और आर्थिक संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने वर्ग संघर्ष को पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए आवश्यक माना। इसके विपरीत
वास्तविकता यह है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का सदैव ही अधिक महत्व रहा है। इस संबंध में रोस्टोव ने लिखा है कि मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, वह सामाजिक विकास की अवस्थाओं के वास्तविक रूप को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, नंबर 5, ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध। हंट का विचार है कि मार्क्स ने यद्यपि ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता का दावा किया है, लेकिन वास्तव में मार्क्स के विचार ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध हैं। यह सच है कि विभिन्न समाजों में वाद प्रतिवाद तथा समन्वय की प्रक्रिया चलते रहने के कारण नई नई दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसके बाद भी यदि वाद प्रतिवाद और समन्वय के आधार पर संघर्ष को समाज की एक अनिवार्य विशेषता मान लिया जाए, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि संघर्ष का कभी समाधान किया ही नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक व्यवस्था में श्रमिकों का कल्याण करने के चाहे कितने भी प्रयत्न किए जाएं, श्रमिक वर्ग संघर्ष के द्वारा क्रांति की दशा जरूर उत्पन्न करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे विचारों को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। नंबर 6, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की अवहेलना। डॉक्टर लोहिया ने एक समाजवादी विचारक होने के बाद भी मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को एक अपूर्ण सिद्धांत माना है। इसका कारण यह है कि क्रांति का कारण केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि अनेक दशाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की पूर्णतः अवहेलना की है। नंबर 7, अलगाव की एक पक्षीय विवेचना। मार्क्स ने श्रमिकों में बढ़ते हुए अलगाव को उनके असंतोष और वर्ग संघर्ष के एक प्रमुख कारण के रूप में स्पष्ट किया है। मार्क्स ने श्रमिकों में जिन अलगाववादी मनोवृत्तियों को महसूस किया, वह अलगाव औद्योगिक नगरों के श्रमिक वर्ग में आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद भी श्रमिकों में अलगाव का मुख्य कारण उनका आर्थिक शोषण नहीं है, बल्कि औद्योगिक नगरों की भीड़, अधिकारियों द्वारा किए जाने वाला शोषण, आवासीय दशाएं तथा धार्मिक और जातीय विभाजन उनमें अलगाव की मनोवृत्तियां उत्पन्न करने वाली प्रमुख दशाएं हैं। नंबर 8, पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी गलत। मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद के अंतर्विरोधों के कारण इसका विनाश होना अनिवार्य है तथा वर्ग संघर्ष के द्वारा ही अंत में एक वर्ग रहित समाज की स्थापना होगी। इस भविष्यवाणी के विरुद्ध समाजवाद का प्रभाव उन देशों में अधिक बढ़ा जो मूल रूप से कृषक समाज थे। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर एक वर्ग रहित समाज की स्थापना का लक्ष्य भी कोरी कल्पना है। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक समाज में एक ऐसी सत्ता अवश्य होती है जो लोगों के सामाजिक आर्थिक संबंधों का नियमन करके संघर्षों की संभावना को कम से कम कर सके। नंबर 9, राजनीतिक सत्ता का आधार सदैव आर्थिक नहीं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, वे अपनी आर्थिक शक्ति से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके श्रमिकों का मनमाना शोषण करते हैं। वास्तविकता यह है कि केवल आर्थिक आधार पर ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। साम्यवादी तथा पूंजीवादी सभी तरह के समाजों में बड़े बड़े राजनीतिक नेता किसान, श्रमिक तथा मध्यम वर्ग के परिवारों से जुड़े रहे हैं। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विचारों से यह स्पष्ट होता है कि बौद्धिक जगत में मार्क्स सबसे अधिक प्रभावपूर्ण लेकिन सबसे अधिक विवादपूर्ण विचारक रहे हैं।
उनके विचारों की जो भी आलोचनाएं की गई हैं वे मुख्य रूप से इसी बिंदु पर आधारित हैं कि मार्क्स ने आर्थिक कारकों तथा श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद को ही अपने चिंतन का आधार माना। इसके बाद भी यह सच है कि मार्क्स ने अपने विचारों के द्वारा दुनिया के जितने बड़े भाग को प्रभावित किया उतना प्रभाव आज तक कोई दूसरा विद्वान जनमानस पर नहीं डाल सका। सच तो यह है कि मार्क्स केवल एक विचारक ही नहीं थे बल्कि वह विश्व के कामगारों के एक महान नेता भी थे। इस दशा में उनके द्वारा एक ऐसी विचारधारा को विकसित करना बहुत स्वाभाविक था जो कामगारों में नई आशा का संचार करके उन्हें संगठित होने की प्रेरणा दे पाती। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए मार्क्स ने विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा एक तरह की संवेगात्मक अपील का सहारा लिया जो वैचारिक रूप से काफ़ी प्रभावपूर्ण भी सिद्ध हुई। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। इस व्याख्यान से जुड़ी हुई सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित की जा रही है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस सामग्री का अध्ययन करते रहें। साथ ही आज जारी किया गया इस ऑडियो वीडियो को भी ध्यान से सुनें और अपनी तैयारी करते रहें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।